चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नागार्जुना सागर असेंबली हल्के की तरक्की के लिए 150 करोड़ रुपए की मंजूरी का ऐलान किया और कहा कि जिला नलगोंडा के लिए 15 लिफ्ट स्कीमें शुरू की जाएंगी। नागार्जुना सागर के करीब हैला में एक आम जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने मरकज पर तेलंगाना के मफादात के खिलाफ काम करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि कृष्णा के पानी के मसले पर मरकज आंध्र प्रदेश की तायीद कर रहा है। चीफ मिनिस्टर ने दलित बंधु स्कीम पर शुगू को शुबात का इज़हार करने पर अपोजिशन जमातों पर तनकीद की। हालांकि इस स्कीम से 17 लाख के मुंजमला 12 लाख दलित खानदानों को फायदा मिलने वाला है। नागार्जुना असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव में टीआरएस की शानदार कामयाबी के बाद चीफ मिनिस्टर का यह पहला दौरा था। रियासती वज़ीर बलखीस जगदीश रेड्डी, साबिक सदरनशीन खानून साज कौंसल जी सुगेंदर रेड्डी और मकामी रुकन असेंबली नमूला भगत ने भी जलसे से खिताब किया। మీరు కూర్చోండి బాబు, రమ్మని తోలుకరమ్మని చెప్పు. ఏ బాబు అక్కడ ఎవరినరే ఆమె తీసుకురండి. కూర్చోవా, నువ్వు కూర్చో. ఏం లేదా, ఆమె సార్కి ఏదో బాధ చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నట్టుంది, పక్కా తీసుకురండి. దానికి ఇంతెందుకే డ్రామా? ఆ మొక్కని తీసుకురండి ఇటు. ఆమె ఏదో బాధ ఉంది, చెప్పుకుంటే సారు పరిష్కారం. ఈయన కూడా సర్వే నెంబర్ అంటే ఆయన కూడా తీసుకురండి. ఆయన ఇటు తోలుకరావా బాబు. ఏదైనా చెప్పుకోదలుచుకున్న వాళ్ళు ఇట్లా పక్కా తీసుకురండి నెమ్మదిగా. డిగ్రీ కాలేజీ ఇక్కడ నాగార్జున సాగర్ నియోజకవర్గంలో లేకుండే ఎన్నికల ముందు జరిగిన సభలో మీకు శాంక్షన్ చేస్తూ అప్పుడు నేను ఆ రోజు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ డిగ్రీ కాలేజీకి వెంటనే మీకు కావాల్సినటువంటి సిబ్బంది కానీ భవనం కానీ ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా నిధులు మంజూరు చేస్తామని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా మినీ స్టేడియం కూడా హాలియాలో ఏర్పాటు చేయడానికి మాకిక్కడ స్థలం ఉందని చెప్పి ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పారు. దాన్ని కూడా తప్పకుండా స్పోర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా శాంక్షన్ చేస్తాం. అదేవిధంగా पुराने शहर का तारीखी बोना जुलूस पीर की सेपहर शाली बंडे की इक्कन्ना मादिना मंदिर से बरामद हुआ। जुलूस के लिए रायचूर कर्नाटक से खुसूसी तौर पर हाथी को लाया गया था। जुलूस के आगाज पर कमिश्नर पुलिस संजय कुमार, एडिशनल कमिश्नर शिखा गोयल, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान और डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन जी भोपाल भी मौजूद थे। ये जुलूस शाली बंडे से बराए चार मीनार मदीना बिल्डिंग नया पुल पहुंचा, जहां जुलूस का अख्ताम अमल में आया। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से बोनालू की शुभकामनाएं सभी लोगों को। सबसे अच्छी और खुशी की बात यह है कि जो भी रिलीजियस सेलिब्रेशन हैदराबाद में हो रहा है, हमारे सभी सिटीजन्स मास्क पहनकर प्रिकॉशन लेकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इसी की बहुत ज़रूरत है। आज टेंपल कमेटी को और उसके सभी ऑर्गेनाइजर्स को सिटी पुलिस के तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पिछले एक महीने से जो हैदराबाद सिटी पुलिस ने 24 आवर्स पूरे 5 जोन में बहुत कड़ी मेहनत की है, उसके लिए सभी ऑफिसर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और ख़ास करके DCP साउथ जोन गजराव भूपाल साहब, जो पिछले एक महीने से बिल्कुल अलर्ट अपने टीम के साथ पब्लिक सर्विस में रहे हैं, उनको मैं ख़ास करके अलग से मुबारकबाद पेश करता हूं। और उनके साथ हमारे सीनियर ऑफिसर्स एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल CP ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर चौहान, स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स मुत्यम रेड्डी और गोवर्धन रेड्डी, टास्क फोर्स के ऑफिसर्स राधा किशन चक्रवर्ती और सभी लोग बहुत जो मेहनत किए हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। मरकजी वफ़ काउंसिल के टीम के 4 रोज़ा दौरे को बेफैज़ और फजूल बताते हुए ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटीज़ कांग्रेस डिपार्टमेंट के सदर समीर वलीउल्लाह ने कहा कि PM मोदी की सेंट्रल वफ़ काउंसिल की टीम सिर्फ अपना हिस्सा लेने के लिए आई थी और साल में 2-3 चक्कर काटने का धंधा बना लिया। समीर वलीउल्लाह ने बताया कि 4 दिन के दौरे टीम को वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाजू इमारत पर नज़र डालने की तौफीक तक नहीं मिली। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात समीर वलीउल्लाह से। अनिल साहब, क्या बाजू की बिल्डिंग के तरफ से कुछ डिस्कस हुआ? देखिए, डिस्कस तो नहीं हुआ है, लेकिन बाजू की बिल्डिंग ख़त्म पे है, स्टेट वक्फ बोर्ड को करना चाहिए। आज से 4 दिन पहले सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम हैदराबाद को आई थी। वो लोग यहाँ पे 4 दिन थे वक्फ के इश्यूज़ के लिए और अपना पैसा, अपना हिस्सा, सेंट्रल वक्फ का हिस्सा लेके जाने के लिए आए थे। उसके बाजू की बिल्डिंग में बैठ के ये लोग मीटिंग करे, मगर ये जो इनकम्प्लीट बिल्डिंग है जिसमें पानी भरा हुआ है, मच्छर भरे हुए हैं, डेलिब्रेटेड कंडीशन में हो गई, एक नई खड़ी हुई तामीर की हुई बिल्डिंग, उसके ऊपर ये लोग उसको नज़रअंदाज कर दिए और इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिए। आखिर क्यों इस वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग को क्यों इतना नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्या इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या इसके ऊपर कोई
बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर बनाया हुआ है क्या? असेंबली की रुकने से मुस्तफी हो जाने की धमकी देते हुए गोशामैल के बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने इल्जाम आयद किया कि जेएसएमसी सिर्फ टीआरएस और मजलिस के बल्दी डिवीजनों और असेंबली हल्कों पर रुकूमात खर्च कर रही है, जबकि दूसरे बल्दी डिवीजनों और असेंबली हल्कों को नजरअंदाज किया जा रहा है। राजा सिंह ने कहा कि अगर हुकूमत का यही तर्ज अमल रहा तो असेंबली की रुकने से इस्तीफा दे देंगे। उन्हें इसके लिए उनके हल्के के मकामी अवाम का भी इसरार बढ़ता जा रहा है। राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि वो समाज के दूसरे तबकात के साथ भी इंसाफ करे और सिर्फ दलितों के लिए स्कीमें शुरू ना करे। उन्होंने गोशामैल असेंबली हल्के से चुनाव लड़ने का चीफ मिनिस्टर को चैलेंज भी किया। తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక నివేదిక. ఇవాళ హుజురాబాద్లో బై ఎలక్షన్ వస్తే వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ నియోజకవర్గం గెలవాలి అని మీరు మంచి ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకి పెద్ద గిఫ్ట్లు ఇవ్వడానికి మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నారు. రైతు బంధులకి ఆ స్కీమ్ కానీ మన ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ కానీ 10 లక్షల రూపాయలు మీరు ఇవ్వడానికి మంచి ప్లాన్ చేసుకున్నారు. అంటే బై ఎలక్షన్ వస్తేనే మీకు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ రైతులు పేదలు అందరు మీకు యాద వస్తారు, లేకపోతే అస్సలు వాళ్ళకి మీరు మర్చిపోతారు. అసలు వాళ్ళు బతుకున్నారా చనిపోయినారా అని కూడా మీరు అసలు వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోరు. ముఖ్యమంత్రి గారు సోషల్ మీడియాలో చాలా వరకు ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు, అయ్యా మీరు కూడా రిజైన్ ఇవ్వండి, మీరు రిజైన్ ఇస్తే మన నియోజకవర్గం కూడా అట్లాంటి మంచి గిఫ్ట్లు వస్తుంది, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకి ఇంటింటికి 10 లక్షల రూపాయలు కూడా వస్తుంది అని సోషల్ మీడియాలో ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యేకి ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు, నేను రాజా సింగ్ గోషామేల్ నియోజకవర్గంకి 2 సార్లు గెలిచిన ఆయన ఎమ్మెల్యే. నేను దండం పెట్టి మీకు ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, నేను కూడా నా నియోజకవర్గం నుంచి నేను రిజైన్ చేయడానికి రెడీ. ఎప్పుడంటే అప్పుడు నేను రిజైన్ చేసేస్తా. నా నియోజకవర్గంలో కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఇంకా పేద ఓసీలు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళ గురించి ఒక మంచి ప్యాకేజ్ మీరు ప్లాన్ చేయండి. ఇంటికి ఒక 10 లక్షల రూపాయలు మీరు ప్లాన్ చేయండి. నా దగ్గర కూడా చాలామంది పేద ప్రజలు ఉన్నారు. చాలా వరకు డెవలప్మెంట్స్ ఇంకా చేయాలి అంటే కష్టపడి మేము డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాం. ఎక్కువ శాతం మున్సిపల్ ఫండ్ ఎంఐఎంకి వెళ్ళిపోతుంది, వాటర్ వర్క్స్ ఫండ్ ఎంఐఎంకి వెళ్ళిపోతుంది. మేము ఫండ్ తీసుకోవాలంటే బాగా కష్టపడి బాగా కొట్లాడి కొద్దిగా ఫండ్ మేము తీసుకుంటున్నాం. మీ దృష్టిలో కూడా చాలాసార్లు నేను ఫైల్ తీసుకొని వచ్చిన, మీరు అధికారులకి హాయ్ చేసేస్తా ఇప్పుడే చేస్తా రేపే చేస్తా ఇమీడియట్ చేస్తా అది నాతో అవుతుంది అది పెద్ద మాట కాదని మీరు చాలా పెద్ద బాంబులు అసెంబ్లీలో నేను కలిసిన తర్వాత మీరు వేసినారు, కానీ ఇప్పటివరకు ఏమీ కాలేదు. ఇప్పుడు నా నియోజకవర్గం ప్రజలు కూడా రాజసింగ్ అన్న ఒక్కసారి మీరు కూడా రిజైన్ చేసేయండి. మీరు రిజైన్ చేసేస్తే మన నియోజకవర్గం కూడా పెద్ద ప్యాకేజీలు వస్తుంది, పేద ప్రజలకి లాభం దొరుకుతుంది, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పేద ఓసీలు కూడా లాభం దొరుకుతుంది. కనీసం మంచి బిల్డింగ్లు రోడ్లు ఈ కేజీ టు పీజీ కాలేజీ కూడా మన నియోజకవర్గంకు వచ్చేస్తుందని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు, నేను మా అధ్యక్ష వారితో మాట్లాడుకుంటా, మా పార్టీ అధికారులతో నేను మాట్లాడుకుంటా, వాళ్ళకి ఒప్పించి నేను ఇమ్మీడియట్ రిజైన్ ఇచ్చేస్తా. కానీ రిజైన్ చేసే ముందు మీరు ఫస్ట్ ఒక ప్యాకేజ్ డిక్లేర్ చేయండి. గోషామహల్ నియోజకవర్గంకి ఇన్ని ప్యాకేజు 1000 కోట్లు చేస్తారా 100 కోట్లు చేస్తారా అది మీరు ప్యాకేజ్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఇంటింటికి 10 లక్షలు ఇచ్చిన తర్వాత అదే రోజు నేను స్పీకర్ గారి సమక్షంలో కానీ మీ సమక్షంలో కానీ నేను రిజైన్ ఇచ్చేస్తాను. చూసుకుందాం. రిజైన్ ఇచ్చిన తర్వాత బై ఎలక్షన్ వచ్చిన తర్వాత మీరు 100 కోట్లు పెడతారా మీరు 1000 కోట్లు పెడతారా ఎవరు గెలుస్తారు ఒక్కసారి చూసుకుందాం. ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే ఇది నేను చెప్పేది మాట కాదు, ఇది ప్రజలు చెప్పే మాట, ప్రజల నుంచి వస్తున్న డిమాండ్. ప్రజల ఆశీర్వాదం వల్ల గెలిచిన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంకా కూడా ప్రజల ఆశీర్వాదం ఇస్తే
ముందు కూడా గెలుస్తామని ఒక నమ్మకం మాకు ఉంది. కానీ మీరు బై ఎలక్షన్ గెలవనికి వందల కోట్లు, వేల కోట్లు, అన్ని కుట్రలు, ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఏ విధంగా జైల్లో వేయాలి, ఏ విధంగా అందరినీ పట్టుకొని జైల్లో పట్టేసి ఆ హుజూరాబాద్ ఎలక్షన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గెలవాలని మీరు ప్లాన్ చేస్తున్నారు కదా, అదే ప్లాన్, దానికైనా ఎక్కువ ప్లాన్, మొత్తం ఫోర్స్, తెలంగాణ పోలీస్ ఫోర్స్ నా నియోజకవర్గంలో పెట్టి ఎలక్షన్ చేపియండి. ఎవరు గెలుస్తారు చూసుకుందాం ముఖ్యమంత్రి గారు. కానీ నేను రిజైన్ అయ్యడానికి రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారు. ప్లీజ్ ఒక ప్యాకేజ్ డిక్లేర్ చేయండి. कोविड-19 की तीसरी लहर के पेश नज़र जेएसएमसी और पुलिस ने नीलेफर हॉस्पिटल के पास हाकरों को हटाते हुए उन्हें मुतबादिल जगह फराहम की है। नामपल्ली के मजलिस असम्बली जाफर हसन मिराज ने बाज़ हाकरों की शिकायत पर कि उन्हें मुतबादिल जगह नहीं मिली आज इस इलाके का दौरा किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम हाकर्स को जगह फराहम की जाएगी। उनके हमरा रेड हिल्स के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद आरिफ और दूसरे मजलिसी कायदीन भी थे। के एरिया के अंदर इंस्पेक्शन दौरा करने आया हूँ। पिछले टाइम पे यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार साहब और तो पूरा डिपार्टमेंट आकर नीलोफर हॉस्पिटल का पूरा इंस्पेक्शन किया था। चूँकि कोविड के अंदर थर्ड वेव आने का ख़तरा है, मुल्क के लोगों का कहना था, जिसके अंदर तमाम ऑफिसर आके नीलोफर हॉस्पिटल को थर्ड वेव के लिए कोविड हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं। चूँकि लोग कहते हैं कि शायद थर्ड वेव आएगा तो बच्चों को इफ़ेक्ट करेगा, जिसके लिए ये तो यहाँ पर कुछ लोग पुराने कारोबार करते थे, जिसमें चूँकि यहाँ पे पार्किंग के लिए सबके लिए ट्रैफिक पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और तमाम लोगों ने यहाँ के कुछ लोगों को फुटपाथ के व्यापारियों को हटा दिया था, जिसमें नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक शिकायत आई थी कि कुछ लोगों को अकोमोडेट करे, कुछ नहीं करे। यहाँ पर आके मालूम करे तो और 4 लोग जो किसी वजह से 2-3 महीने से यहाँ पर बंडी नहीं लगा रहे थे, उनका नाम यहाँ पे एंट्री में नहीं आया था, जो रेगुलर कारोबार कर रहे थे उनको ऑलरेडी अकोमोडेशन दिया गया था। आज मैं आके इंक्वायरी करा तो 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि हम किसी वजह से यहाँ पर कारोबार हमारे 1-2 महीने से हम बंद रखे थे कोविड की तरफ से, तो हम उनको ऑलरेडी एक जगह उसके साथ में बताए हैं। चूँकि अभी यहाँ पर कोई जगह है नहीं कि कोई एक्स्ट्रा के लिए तरफ से, तो हम उनको ऑलरेडी एक जगह उसके साथ में बताए हैं। चूँकि अभी यहाँ पर कोई जगह है नहीं कि कोई एक्स्ट्रा के लिए, तो ये लोग को एडजस्ट करके बाजू एक ऑलरेडी पे एंड यूज़ का यूरिनल टॉयलेट बनने वाला था, उसमें की आधी जगह लेकर इन लोगों को जगह प्रोवाइड की गई है। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा न सिर्फ आवाम के दरमियान में रहती है, आवाम की परेशानी का पूरा ख्याल रखती है। इसीलिए नखीब मिल्लत जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर हर कोई यही सोचता है कि गरीब को तकलीफ़ ना हो, जिसके लिए मैं खुद आज पर्सनल इंस्पेक्शन किया हूँ। ये 4 लोगों को हमारे कारपोरेटर आरिफ रिजवान साहब खुद अपनी ज़िम्मेदारी में थोड़ा सा टॉयलेट का हिस्से को बाजू करके इन लोगों को इंशाल्लाह अकोमोडेट कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस उन्होंने हमारे को दिलाए, उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया उनका। बस ये चाहते हम लोग, बस दुआ करते हैं उनके लिए। बस बहुत बहुत मेहरबानी उनकी, जो हमारे को गरीब को बिठा दिए। सो बस यही हमेशा हमको दुआ देंगे हम। बस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबाना बेगम है। एमएलए साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जो बेरोजगार को रोजगार पे लगा दिए। छोटे छोटे बच्चे वाले दुआ देंगे, उनका लाख लाख शुक्र है अल्लाह से। और एमएलए साहब का जो हमको आज रोजी रोटी से लगा दिए, बहुत बहुत शुक्र है एमएलए साहब। जो लैंग्वेज आती तेलुगु में बोलो मेरी अम्मा, नहीं आता ना। నీలఫర్ హాస్పిటల్ దుకాణం ఉంది మాది। ఎమ్మెల్యే సాబ్ వచ్చిండు, జాగ చూపించాడు। शुक्रिया। मेरा नाम फारूक खान है। यहाँ नीलोफर के पास मेरा बिजनेस चलता। कोविड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम था, उसकी वजह से बल्दिया वाले आके रिमूव करे थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एमआईएम की टीम और एमएलए साहब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जगह जो थी हम लोगों को दिला दी। हम तहे दिल से असद साहब और अपनी पूरी एमआईएम टीम की मैं शुक्र अदा करता हूँ, एमएलए साहब का भी, जो इतना कीमती टाइम में आके हमको इतना हमारी जगह सर्व करके दे दी है।
दलित लीडर मंदा कृष्णा मादिगा ने कहा कि हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव में अपनी हार को 2023 में टीआरएस की शिकस्त का पेशखीमा समझते हुए चीफ मिनिस्टर दलितों की आवभगत कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए मंदा कृष्णा मादिगा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने अपने 7 साल दौरे हुकूमत में 1% दलितों को भी अराजी फराहम नहीं की। अगर रियासत में दलित चीफ मिनिस्टर होता तो 100% दलितों को फायदा पहुंचता था। टीआरएस में चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए कदम श्रीहरि, कपूलाईश्वर, टी राजैया, ए रमेश जैसे कायदीन मौजूद हैं जिन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता था। माह रमजान के दौरान बरखी शाख लगने से फौत हो जाने वाले फलकनुमा के रहने वाले बरखी मुलाजिम सैयद परवेज की बेवा को मौके में बरखी बोर्ड की तरफ से 9 लाख रुपए की मंजूरी अमल में आई, जिसमें 5 लाख रुपए का चेक और 4 लाख रुपए की नकद रकम शामिल है। मजलिस शरीफ असम्बली अहमद पाशा खादरी ने परवेज की बेवा शाहाना बेगम को 5 लाख रुपए का चेक हवाले किया। इस मौके पर बरखी मुलाजिमीन की यूनियन के सदर मोहम्मद अली खान शाकिर भी मौजूद थे। इतवार को फ्रेंडशिप डिनर एक शख्स के लिए हलाकत खेज साबित हुआ। कोंडापुर में डिनर और पार्टी के बाद वापस होने वाले 4 अफराद जिस कार में वापस हो रहे थे हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 3 दीगर अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि कनाडा में एमटेक का तालिब इल्म अभिषेक कार चला रहा था और वह हालत नशा में था। पुलिस मुस्लिम तहकीकात है। MBBS में दाखिला न मिलने से दिलबर्दाश्ता होकर डेंटल की एक तालिबा राजबार सिंह ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक जवाहर नगर सिकंदराबाद की रहने वाली ये लड़की BDS साल अव्वल की तालिबा थी और उसने इतवार की रात को ये इंतहा इकदाम कर बैठी। पुलिस ने बाज़ाब्ता कार्रवाई लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। हैदराबाद गोल्फ एसोसिएशन पहले श्रीनिधि यूनिवर्सिटी तेलंगाना प्रीमियर गोल्फ लीग की मेजबानी करेगी। 12 सितंबर से शुरू होने वाले इस 28 दिन के टूर्नामेंट में 16 टीमों के 200 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। क्रिकेट कमेंटेटर चरू शर्मा और हैदराबाद गोल्फ एसोसिएशन के सदर भास्कर रेड्डी, सेक्रेटरी BV के राजू और खाजिन अजय रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि टूर्नामेंट में 8 राउंड्स होंगे। 20 से ज्यादा कॉर्पोरेट इदारे इन 16 टीमों को स्पॉन्सर कर रहे हैं। हर टीम 12 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर को फाइनल मुकाबले के बाद तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद होगी। वाज़ेह है कि हैदराबाद गोल्फ एसोसिएशन ने किले गोलकुंडा में अपनी तर्ज का बेहतरीन गोल्फ कोर्स तामीर किया है। जी देखिए, हैदराबाद गोल्फ क्लब का ये जो TNPL हो रहा है, तेलंगाना प्रीमियर गोल्फ लीग, उससे इस क्लब में बिल्कुल ऐसा फ़र्क आएगा कि आप लोग चकाचौंध रह जाएंगे। क्योंकि क्लब तो वैसे ही बहुत मेंबर्स हैं, बहुत लोग खेलते हैं, काफ़ी टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन गोल्फ एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है। तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत खेल लिया, लेकिन अगेंस्ट द कोर्स अकेला खेल लिया। तो ये लीग के चक्कर में क्या होता है कि अब यहाँ 16 तो टीम ओनर्स हो गए और हर टीम में 12 प्लेयर्स एक अलग अलग मेथडोलॉजी से, कुछ ऑक्शन से, कुछ ड्राफ्ट से, कुछ चॉइस से, कुछ एक टाइपन बना के 12 प्लेयर लिए गए हैं। और वो 12 प्लेयर हैं जो अब सब जान पहचान तो है नहीं सबकी, अलग अलग लोग जिनको पहले शायद ना देखा होगा ना जाना होगा, वो अपनी टीम में पाएंगे लोग। तो ये जो क्लब का एक कलेक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, ये बिल्कुल 200% बढ़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि एक टीम गेम से क्या होता है कि सब लोग एंजॉय ज़्यादा करते हैं और पूरे क्लब में ऐसा बिल्कुल माहौल बन जाता है कि सब लोग इसी के बारे में बात करते रहते हैं और 1-2 महीने तक नहीं, महीनों तक। और ये लगा रहता है कि भाई अगली बार कब ये टूर्नामेंट होगा। सालाना होगा और इसमें कम से कम 200 गोल्फर इस क्लब के पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन गोल्फर बहुत हैं, 600 हैं करीब जो रेगुलरली या 400 खेलते हैं। तो इस बार नहीं तो अगली बार शायद उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि अगर ऑक्शन में किसी को नहीं लिया या अगर ड्राफ्ट में कोई नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, लोग जानते हैं कि भाई हर एक को नहीं खेल सकता ना, तो हर एक स्पोर्ट में ऐसा होता है। लेकिन ये कॉन्टेस्ट भी लंबा है। आमतौर से गोल्फ क्लब का जो गोल्फ टूर्नामेंट होता है वो 1 दिन का होता है और ये कुछ कम से कम महीना 1.5 तक चलेगा, बहुत राउंड है। तो यही है कि हर एक क्लब में ऐसा अगर टूर्नामेंट हो तो क्लब बिल्कुल जैसे एक खिल जाता है। मुस्लिम धोबी है परेशान, कोई नहीं है उनका पुरसाने हाल। कोरोना वायरस के चलते जो पेशे के अफराद मुतासिर हुए हैं, उनमें धोबी पेशे के लोग भी शामिल हैं। कोविड-19 की वजह से जहां लोग कपड़े धुलाने से गुरेज कर रहे हैं, वहीं स्कूल और कॉलेजेस भी बंद हैं। हैदराबाद में तकरीबन 400 से ज्यादा मुस्लिम खानदान धोबी हैं और उनके लिए ऐसे हालात में गुजर बसर के लाले पड़ गए हैं। मुस्लिम धोबी मंच के सदर मोहम्मद हमीद ने शिकायत की कि हुकूमत की तरफ से दूसरे पेशे से वाबस्ता लोगों को राहत पहुंचाई गई। हद तो यह है कि हिंदू धोबियों को वॉशिंग मशीन फराहम किया गया, लेकिन मुस्लिम धोबियों को नजरअंदाज किया गया। धोबी गार्ड के लिए भी जगह मुख्तस नहीं की गई।
रहीमा बेगम का कहना है कि उनके पेशे से ताल्लुक रखने वालों को डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में 4% तहफ़्फ़ुज़ दिए गए थे। चुनाचे इसी एतबार से डबल बेडरूम मकानात अलॉट करना चाहिए। क्या हुकूमत इनकी बेबसी पर नजर डालेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरे दो भी आकर वहाँ पर रूम बनाने के लिए आए थे, उनका ताल्लुक हमारी सोसाइटी से नहीं था। वो लोग आकर रूम बना के हमारी कम्युनिटी का नाम वहाँ पर लिख देते, तुम लोग तुम्हारी कमेटी ख़त्म कर दो, हमारी कमेटी में जॉइंट हो जाओ बोले। तो हम बोले नहीं, वो नहीं जमता हमारे को, हमारा ओन हम बना लेंगे, आप को बनाने लगाओ बोल के वो लोगों को कैंसिल करा दिए। कंप्लेंट लैंड ग्रैबिंग के लिए आए थे वो लोग, उनको कैंसिल करा दिए। वो लोगों को बीसी कॉरपोरेशन से बहुत फंड है और हमारी फाइल बीसी कॉरपोरेशन वाले एक्सेप्ट नहीं करते। हमको माइनॉरिटी में जाओ या कलेक्टर से डायरेक्ट दो बोल के बोलते। वो लोगों का ने बजट बीसी कॉरपोरेशन में धोबियों का बजट बहुत है, लेकिन वो लोग हमारे काम नहीं करते। माइनॉरिटी है ना तुम लोग, माइनॉरिटी को नहीं करते बोलते, सिर्फ दूसरे धोबियों को करते हो लोग। तो वो हमारा मुतालबा है कि हमारा बजट कहाँ पर है, कलेक्टर में है या एमएलए फंड में है, कहाँ है, हमारा बजट निकाल कर हमारा वो काम जल्द से जल्द किया जाए। तकरीबन 50 साल के वक्फे के बाद मर्दों की हिंदुस्तानी हॉकी टीम के ओलंपिक गेम्स के सेमीफाइनल में दाखिले के बाद रानी रामपाल की ज़ेर क़यादत खातून हॉकी खिलाड़ियों की टीम अब पहली मरतबा सेमीफाइनल में दाखिल हुई है। चारशंबे को हिंदुस्तानी टीम का अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 40,134 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद 3,16,95,000 से ऊपर चली गई है, जबकि औसतन 400 से ज्यादा अमवात रोजाना हो रही है। मरकजी वज़ारत सेहत के प्रेस में बताया गया कि इतवार को एक ही दिन में 2,766 केसेस का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ मुल्क भर में इतवार को 14,28,984 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। 422 नई अमवात हुई हैं। इनमें 157 महाराष्ट्र में, 64 ओडिशा में और 56 केरला में हुई हैं।